हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने नोट भी किया होगा। आज हम इसके एक्सरसाइज के जो आगे के प्रश्न है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, certain force acting on a 20 kilogram mass changes its velocity from 50 meter per second to 2 meter per second। क्या कहा गया है, एक वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। ठीक है, 20 किलोग्राम क्या है, इसका द्रव्यमान है, मास है, और इस पे क्या किया गया, बल लगा। अब इस बल के कारण क्या हुआ, इसके जो वेग है उसमें परिवर्तन हुआ। कितना हुआ, 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड का बदलाव। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। क्या कहा गया है, आपको बताना है कि इस बल द्वारा कितना कार्य किया गया। क्या कहा गया है, एक वस्तु है, उस पे बल लगाया गया, उसका द्रव्यमान आपको दिया गया है, उसके वेग में जो परिवर्तन आया है वो आपको दिया गया है। कहा गया है कि आपको कार्य निकालना है, यानी इस बल द्वारा कितना कार्य किया गया है यह आपको यहाँ पे निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है, सबसे पहले मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का द्रव्यमान, यानी m का मान दिया गया है। ठीक है, स्मॉल m कितना है, 20 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया, बल के कारण जो वेग में परिवर्तन हो रहा है। प्रारंभिक वेग क्या है आपका, 5 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, यानी u की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंतिम वेग, यानी फाइनल वेलोसिटी, जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे यहाँ पे नोट करें, नोट कीजिए। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कितना कार्य किया। अगर हम कार्य के बारे में बात करें तो हमें ये पता है कि जो किया गया कार्य होता है वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो कार्य है वो बराबर है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, यानी वर्क डन बराबर है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
ठीक है, वर्क डन निकालना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, यानी आपका अंतिम वेग माइनस मतलब अंतिम आपका काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो ये क्या दर्शा रहा है, अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, दोनों का अगर आप जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कार्य, ठीक है, कार्य वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चाहे आप इसे हाफ एम को बाहर निकाल दीजिए, अंदर बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 1/2। एम कितना है आपका 20, वी का स्क्वायर, वी कितना है 2 का स्क्वायर, यू का स्क्वायर कितना है आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है, यू का स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व कीजिए, 10 आ गया, 10 दोनों को माइनस कीजिए, ये बचा आपका 21, ठीक है, 25 में से 4 गया, कितने बचेगा 21, 21। तो ये आ गया आपका माइनस, ठीक है, 210 जूल। तो कितना कार्य किया गया है, वर्क कितना किया गया है, वर्क जो किया गया है वो माइनस 210 जूल किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा वर्क डन बाय द फोर्स, बल के द्वारा किया गया कार्य कितना है, कितना कार्य किया गया है, माइनस 210 जूल, ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ मास ऑफ 10 किलोग्राम इज एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल। क्या कहा गया है कि एक मास है, एक द्रव्यमान है, वहां टेबल के ऊपर रखा गया। मान लीजिए ये क्या है, आपका टेबल है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपका टेबल है और इसके ऊपर जो है ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर एक मास रखा गया है, एक द्रव्यमान रखा गया है। इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी। अब इसे क्या किया गया, इसे गति कराई गई और इसे खिसकाया गया और बी बिंदु पे इसे रखा गया, ठीक है। पहले कहाँ पे था, ये ए बिंदु पे था, इस पे बल लगाया गया, बल लगा के इसे खिसकाया गया और बी बिंदु पे इसे रखा गया, ठीक है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, क्या कहा गया है कि वह लाइन जो ए बिंदु और बी बिंदु को ज्वाइन करती है, जोड़ती है, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी क्षैतिज रेखा है, बिल्कुल एक ही जो है तल पर दोनों के दोनों बिंदु है। What is the work done on the object by the gravitational force? क्या कहा गया है कि जो आपकी ये वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को जब हम ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ विस्थापित करते हैं, तो इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य किया गया है। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने उत्तर को समझें। क्या कहा गया है, एक वस्तु है, इसे हमने ए बिंदु पे रखा, ठीक है, टेबल के ऊपर ए बिंदु पे रखा, फिर हमने इस पे बल लगाया, खिसकाया, बी बिंदु तक पहुंचाया। ए और बी बिंदु जो है ये दोनों के दोनों कहां पर है, एक क्षैतिज रेखा पे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपको बताना है कि जो हमने अभी यहाँ पे कार्य किया है, इसमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है इसने कितना कार्य किया, ठीक है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। अब यहाँ पे
बात की गई है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की। गुरुत्वाकर्षण बल जिसे आप क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके ऊपर निर्भर करता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो ऊंचाई में जो विस्थापन है उसके ऊपर निर्भर करता है। या हम ये जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो हम फोर्स की जब हम गणना करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है mgh, और h क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, या आप सॉरी h जो है वो आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है या हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी आपने ऊंचाई में कितना विस्थापन किया, ठीक। अब यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो कार्य, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने जब वस्तु को ए बिंदु से बी बिंदु पे खिसकाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का आपको जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। यानी ऊंचाई पे आपने कोई भी विस्थापन नहीं किया। कैसे विस्थापन किया, बिल्कुल ऐसे सीधे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, क्षैतिज रेखा में आपने विस्थापन किया। तो यहाँ पर अगर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किए गए कार्य की, तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, W बराबर mgh। अब m क्या है, मास है, तो ये हम इस वस्तु का द्रव्यमान मानते हैं। g आपका गुरुत्वीय त्वरण, ये भी है, इसकी वैल्यू भी है, ठीक है। इसे हम m और g ले लेते हैं। लेकिन जब हम h की बात कर रहे हैं तो h कितना है आपका, 0 यानी 0। यानी यहाँ पे जो कार्य किया गया है वो 0 है, यानी 0 है। तो वर्क डन कितना है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वह 0 कार्य, ठीक है। और क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य हुआ है उसमें आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसी कारण क्या हुआ है, आपके गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो कार्य इस पे किया गया है वह 0 यानी 0, ठीक है। अब हम इसके आंसर की बात करते हैं कि आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स सोली ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। क्या कहा गया है कि जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो वस्तु के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर करता है। It does not rely on the trail of the body। ये जो वस्तु है उसके ट्रेल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। Therefore, work done by the gravity is given by, इसलिए हम जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके द्वारा जो कार्य किया गया है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W बराबर mgh से, where vertical displacement, तो यहाँ पे क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, h इक्वल्स टू 0 है, तो W इक्वल्स टू mg इंटू 0, तो इसलिए क्या हुआ है, देयरफॉर वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटी 0। इसलिए वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा है, 0 है, यानी 0 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे h का मान क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। क्या कहा गया है कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, उसे जो है मुक्त पतन पे गिराया गया है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो आपकी वस्तु है उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लगातार कम होती जाती है।
डज दिस वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपसे ये कहा गया है कि क्या ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये जो उदाहरण है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम का विरोध करता है। वाई, क्यों? क्या कहा है? वस्तु है, उसे ऊपर से नीचे गिराया है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, जीरो लेवल है, इससे एच ऊंचाई पर ए बिंदु से क्या किया गया? वस्तु को नीचे गिराया गया, ठीक है, नीचे गिराया गया। अब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, वस्तु मान लीजिए ऊपर से क्या कर रही है? नीचे की ओर गिर रही है। और क्या देखा गया कि इस प्रक्रिया में, ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या हुआ? इस प्रक्रिया में जो वस्तु है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी यानी जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो कम हो रही है, लगातार कम हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है, कम हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे आ रही है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आपसे ये पूछा गया है तो कि ये जो उदाहरण है, क्या ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसको विरोध करता है? अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की, तो हम क्या जानते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो हाइट पर डिपेंड करती है, यानी ऊंचाई पर डिपेंड करती है, ठीक है, ऊंचाई पर निर्भर करती है। अब वस्तु को ए बिंदु से गिराया गया, वस्तु ऊपर से नीचे गिरा धीरे धीरे करके, तो क्या हो रहा है? जैसे जैसे वो ग्राउंड की तरफ गिर रहा है, जैसे जैसे वो जीरो लेवल या तल पे जा रहा है, वैसे वैसे उसकी ऊंचाई कम हो रही है। अब आप ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट के ऊपर डिपेंड करती है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। अब इस प्रक्रिया में वस्तु का द्रव्यमान यानी मास तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वस्तु अगर 3 किलोग्राम की है तो वो जो ये पूरा प्रोसेस है इसमें वो हमेशा 3 किलोग्राम की ही रहेगी, उसके द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं आएगा। जी की बात करें तो जी भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू, एक नियतांक है, 9.8 इसका मान है पृथ्वी पर, और ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और अब क्या हो रहा है? हाइट में परिवर्तन आ रहा है, ऊंचाई कम होती जाए। अब जब हाइट कम हो रही है, बाकी दोनों टर्म्स कांस्टेंट है, तो इसका अर्थ क्या है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है यानी स्थितिज ऊर्जा है, ये भी कम होती जाएगी। जैसे जैसे ऊंचाई कम होगी यानी जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा? आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी घट, लेकिन यहाँ पे एक और चीज हो रही, क्या हो रहा है? जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर जाएगी वैसे वैसे इसका वेग बढ़ता जाएगा। और आप ये जानते हैं कि जो वेग है यानी वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर कौन सी ऊर्जा निर्भर करती है? वेलोसिटी के ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। यानी क्या हो रहा है? जैसे जैसे हाइट कम हो रही है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ने के कारण यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ेगी यानी इंक्रीज होगी। क्या होगी? बढ़ेगी यानी इंक्रीज होगी। वस्तु नीचे गिर रही है, हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन वेग बढ़ रहा है और वेग बढ़ने के कारण क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तो धीरे धीरे करके कम हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आया कि जो आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए ए बिंदु पर क्या है? ये आपकी मैक्सिमम है, ठीक है। और जैसे जैसे ये नीचे आई, ग्राउंड लेवल पे आई, यानी H का मान 0 हो गया, तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई यानी मिनिमम हो गई। अब इसी तरीके से अगर हम A बिंदु की बात करें, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 होगी,
क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 0 होती है। आप जब भी जो है जब भी आप कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हो जिसमें आपका ग्रेविटी का जो है इन्फ्लुएंस होता है और आप ये कहते हो कि हमने वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका, ऊपर जाके ही क्या हो जाती है, वस्तु रुक जाती है, एक बिंदु पे रुक जाती है, यानी वहां पे आप क्या लेते हो, जो वेलोसिटी है वो 0 लेते हो। तो यहाँ पे ए बिंदु पे वेलोसिटी आपके 0 होगी, जिस कारण काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है सबसे कम होगी, यानी 0 होगी। अब वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो क्या हो रहा है, वेग में बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, यानी अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, ये प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, उनका जो रिलेशन आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि आपकी स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे से कुछ स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जा रही है। ठीक है, और हमने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है, इनका जो योग होता है वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, ग्राउंड पर मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और बीच में क्या हो रहा है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं वो इनमें आ रहे हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में परिवर्तित हो रही है धीरे धीरे करके, काइनेटिक एनर्जी में। तो आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो रही है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना आप बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, सिर्फ वह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि हम ना ऊर्जा को खत्म कर पा रहे हैं, ना वो खत्म हो रही है, ना वो बन रही है, बस क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो रही है, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपका एग्जाम्पल है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम का विरोध नहीं करता। ठीक है, नहीं करता है। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। अब हम आंसर की ओर चलते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, आप आंसर लिखेंगे, नो द मेथड does not violate the law of conservation of energy, यानी नहीं, ये जो मेथड है, ये जो प्रक्रिया है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का विरोध नहीं करती है या उसके अगेंस्ट ये नहीं है। दिस इज बिकॉज व्हेन द बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी प्रोग्रेसिवली। क्या होता है कि जब ये प्रक्रिया चलती है तो क्या होता है, वस्तु को हम एक ऊंचाई से नीचे की ओर फेंकते हैं। अब जब वो ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो क्या होता है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है, वह गतिज ऊर्जा में बदलती है, यानी लगातार जो है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज होती है। अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है, कम होती है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। थ्रू आउट द मेथड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व। और क्या कहा गया है, इस पूरी प्रक्रिया में जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वह क्या रहती है, नियत, यानी कांस्टेंट या कंजर्व है, यानी एनर्जी तो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ना यहाँ पे कुछ एनर्जी बन रही है ना खत्म हो रही, बस क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी आपकी बनेगी। Therefore, the law of conservation isn't desecrated। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो है वॉयलेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट occurs when you are riding a bicycle। क्या कहा है कि वह कौन कौन से ऊर्जा में जो है रूपांतरण होते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जो कि तब होते हैं जब हम साइकिल चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि ऊर्जा में जो चेंजेस हो रहे हैं यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं जब भी हम साइकिल चलाते हैं, तो वो कौन कौन। अब जब आप साइकिल चलाते हो तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली जो है अपने पैरों से पैडल मारते हो, पैडल चलाते हो। पैडल जब आप चलाते हो तो पैडल चलाने के लिए आपके पैर इन्वॉल्व हो रहे, यानी आपके जो मसल्स है, मसल्स के जो फोर्स है यानी मस्कुलर फोर्स या पेशीय बल जो है, इसके माध्यम से आप क्या करते हो, पैडल को चलाते हो। अब जब पैडल चलती है तो क्या होता है, पैडल गोल गोल घूमता है। अब पैडल में जो जुड़ी हुई जो आपका पैडल है या आपका पैडल है, पैडल पे आप क्या करते हो, बल लगाते हो, मस्कुलर फोर्स लगाते हो, पैडल गोल गोल घूमता है। अब इस पैडल से क्या लगी होती है आपकी, आपने देखा होगा चेन लगी होती है। ठीक है, पैडल गोल गोल घूम रहा है, चेन भी आपकी क्या होती है, गोल गोल घूमती है। ठीक है, साइकिल की जो चेन है वो भी आपकी गोल गोल घूमती है। साइकिल की चेन घूमती है तो क्या होता है, साइकिल के पहिए गोल गोल घूमते हैं। अब पैडल घूम रहा है, पहिए घूम रहे हैं। ठीक है, पैडल और पहिए घूम रहे हैं यानी मोशन हो रहा है, गति हो रहा है। तो कौन सी एनर्जी लगी, पहले आपकी मस्कुलर यानी पेशीय बल जो कि आपने पैरों से लगाया, पेशीय बल, पेशीय बल लगाया। अब पेशीय बल लगाने के बाद क्या हुआ, जो है साइकिल मूव करने लगी, गति करने लगी। ठीक है, मूव करने लगी, गति करने लगी, यानी यहाँ पे कौन सा बल आ गया आपका, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी। यहाँ पे मस्कुलर फोर्स लगाया तो यहाँ पे आपकी मस्कुलर एनर्जी लगी। मस्कुलर, ठीक है, एनर्जी यानी पेशीय ऊर्जा। ठीक है, मस्कुलर एनर्जी यानी पेशीय ऊर्जा। और क्या हुआ, ये पैडल घूमने लगा तो क्या हुआ, आपकी पेशीय बल मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित हुई, मैकेनिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई। अब आप इसे चला रहे हो, कुछ टाइम बाद आप अपने साइकिल को छुओगे तो आपको हल्की गर्म दिखेगी, यानी ये जो आंतरिक ऊर्जा है फिर किसमें परिवर्तित हो रही है, आपकी हीट एनर्जी में। ठीक है, यानी तापीय ऊर्जा। तो यहाँ पे एनर्जी का जो रूपांतरण है, ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो कैसे हो रहा है, पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है और यांत्रिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, देखते हैं आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे। ड्यूरिंग राइडिंग अ बाइसिकल द मस्कुलर एनर्जी of the rider regenerates into heat and mechanical energy। क्या होता है, जब व्यक्ति क्या करता है, बाइसिकल को चलाता है, तो साइकिल को चलाते हुए
उसकी जो मस्कुलर एनर्जी है, यानी जो उसकी क्या है, पेशीय ऊर्जा है, वह किसमें कन्वर्ट होती है, हीट और मैकेनिकल एनर्जी, यानी ऊष्मा और मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड्स अ रेट टू द बाइसिकल एंड वार्मथ एनर्जी हीट्स आवर बॉडी। अब क्या होता है यहाँ पे, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है या जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यानी यांत्रिक बल है, वो क्या करता है, वो बाइसिकल को चलने में मदद करता है, एक गति से चलाता है, और जो आपकी हीट एनर्जी है वो क्या करती है, शरीर को गर्म रखती है। मस्कुलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। तो मस्कुलर एनर्जी किसमें परिवर्तित हो रही है, मैकेनिकल और हीट एनर्जी में यहाँ पे परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे पैरों के पेशीय बल लगते हैं, उस पेशीय बल के कारण क्या होता है, हम पैडल चला पाते हैं। पैडल चलाने से क्या होता है, पेशीय ऊर्जा जो है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होती है। और हीट एनर्जी कैसे, हमारा शरीर भी गर्म होता है, साथ ही साथ जब मोशन करते हैं तो फिर वो आपके जो साइकिल के पैडल वगैरह है या जो मूव कर रहा है वो भी आपका थोड़ा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, नोट करिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक with all your might and fails to move it? Where is the energy you spend going? क्या कहा है कि क्या जो है, जब भी आप किसी बड़े से पत्थर को या चट्टान को धक्का देते हो अपनी पूरी शक्ति के साथ, तो जो है आपकी जो चट्टान है वो मूव नहीं करती, गति नहीं करती। तो क्या इस प्रक्रिया में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है? ठीक है, और आपको ये पूछा गया है कि जो ऊर्जा होती है वो कहाँ, उसकी कहाँ खपत होती है। ठीक है, क्या कहा है, एक बड़ा चट्टान है, उसे आप धक्का दे रहे हैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, ठीक है, यानी अपने हाथों से उसे धक्का दे रहे हैं, तो आपकी जो पत्थर है वो तो हिलता नहीं है, ठीक है, वो मूव नहीं करता, गति नहीं करता, पर यहाँ पे क्या ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, और अगर जो आपकी ऊर्जा है वो कहाँ जा रही है, क्योंकि आप ऊर्जा तो लगा रहे हो पर कहाँ जा रही है। अब जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी चट्टान या पत्थर को धक्का देते हैं तो अपने हाथों से देते हैं, यानी हमारे हाथों की जो मसल्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रही है, धक्का दे, यानी यहाँ पे क्या, कौन सी एनर्जी का यूज हो रहा है, आपकी मस्कुलर एनर्जी का यूज हो रहा है। अब जब आप धक्का देते हो तो क्या होता है, चट्टान अपनी जगह से जो है गति नहीं करता, अपनी जगह से खिसकता नहीं है, यानी यहाँ हमारे जो मस्कुलर एनर्जी है वो पत्थर पे तो नहीं गई, उस चट्टान पे तो नहीं गई, पर क्या हुआ, ये जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को गर्म करने में इसने जो है ये यूज हुई, यानी जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है, हमारी जो पेशीय ऊर्जा है वो हमारे शरीर को गर्म करती है, यानी सारी की सारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो हमारे ही शरीर को गर्म करने में स्पेंड हुई, यानी खपत। ठीक है, अब हम इसके आंसर की बात करते हैं। When we push a huge rock, यानी जब भी हम किसी बड़ी चट्टान को धक्का देते हैं, there's no transfer of muscular energy, यहाँ पे किसी भी प्रकार के पेशीय ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, टू द स्टेशनरी रॉक, जो कहाँ पे, जो आपकी स्थिर चट्टान है उस पे। Also there's no loss of energy since muscular energy is transferred into heat energy, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा की खपत नहीं होती है, क्योंकि सारी की सारी जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है वो किस में यूज हो रही है, वो हीट एनर्जी में परिवर्तित हो रही है, विच कॉजेज आवर बॉडी टू बिकम हॉट, जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो गर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, आप इसे नोट करें।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। क्या कहा गया है, एक घर ने, ठीक है, एक महीने में 250 यूनिट की ऊर्जा यूज की है, यानी उसका जो है खपत की है, बेसिकली उसका जो है यूज किया, ठीक। हाउ मच एनर्जी इन दिस इज जूल। आपको बताना है कि ये जो ऊर्जा है जूल में कितनी, ठीक है। क्या कहा है कि एक घर जो है वो एक महीने में 250 यूनिट ऊर्जा का क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो जूल में ये ऊर्जा कितनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है, आपको इसे होमवर्क से करना है, ठीक है, होमवर्क से ट्राई करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, साथ ही साथ आपने इन्हें नोट भी किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, ठीक है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये होमवर्क से क्वेश्चन दिया गया है, इसे भी आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।